जी में आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि मटेरियल को सिफ्ट करना, क्योंकि मटेरियल बहुत ज़्यादा आजकल अवेलेबल है यूपीएससी में, चाहे डिजिटल हो चाहे मार्केट में अवेलेबल हो। तो आई थिंक मैं एक तो बेसिक बुक्स पे काफ़ी स्टिक करती थी, एनसीईआरटीज़ को देखती थी, और उसके अलावा जो भी मटेरियल है मैं अपना जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चूज़ करती थी। और एक किसी स्पेसिफिक सोर्स, एक टॉपिक के लिए एक सोर्स को चूज़ करती थी, और उसके साथ साथ जो करंट अफेयर्स होते थे उसके खुद के नोट्स बनाती थी न्यूज़पेपर्स वगैरह को यूज़ करके। तो बाद में एक मेरे पास एक कंसोलिडेटेड मटेरियल होता था जिसको मैं रिवाइज़ कर सकती थी आराम से, और फिर बाद में प्रैक्टिस कर सकती थी। आई थिंक मेरा स्ट्रैटेजी वही था जो बेसिक लोगों का होता है कि लिमिटेड सोर्सेज रखिए, नोट्स मैं खुद के बनाती थी, और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आई थिंक, क्योंकि मेरे अभी मैंने मार्क्स जब देखे हैं तो मेंस में अच्छे मार्क्स आए हैं मेरे मेंस में। तो आई थिंक उसके लिए उसके पीछे आंसर राइटिंग मेरा काफ़ी इंपॉर्टेंट था कि मैं आंसर्स लिखती थी, और सिर्फ टेस्ट सीरीज़ नहीं, टेस्ट सीरीज़ ने भी मुझे काफ़ी हेल्प किया। मैं और हमारी ग्रुप एक सेशन मतलब करते थे, आंसर राइटिंग सेक्शन, जिसमें हम 5 क्वेश्चन जैसे करें तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कई बार लिख लेते थे, कई बार जो बाकी टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चंस हैं वो लिख लेते थे, और उसके बाद एक मॉडल आंसर बनाते थे जो कि इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, क्या इंट्रोडक्शन में होना चाहिए, क्या एंड में होना चाहिए। कुछ एग्जाम्पल जैसे GS4 में कई बार एथिक्स में एग्जाम्पल्स से अच्छे मार्क्स आते हैं, तो वो एग्जाम्पल्स का एक कलेक्शन बनाना, ऐसे के लिए कुछ कोट्स का कलेक्शन बनाना। तो हर पेपर के लिए एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी प्रीवियस ईयर पेपर्स और ऑप्शन और सिलेबस को ध्यान में रखते हुए। सच्चाई नहीं होती है। दूसरी एक चीज़ है कि जो मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं, कई बार सोचते हैं वो ही एक्चुअल इंटरव्यूज़ हैं, तो वो भी नहीं होते हैं। कई बार नेचर ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी डिफरेंट होता है, काफ़ी वेरिड भी होता है। तो वो आपके बैकग्राउंड से लेकर और आपका हॉबीज़ या फिर जनरल अवेयरनेस, काफ़ी सारी चीज़ें पूछते हैं। तो आई थिंक वो वाली चीज़ें तो नहीं होती है इतनी ज़्यादा जो आप पूछ। आई थिंक इसमें भी वेरिएशन होता है, क्योंकि मैं जैसे जब गई थी और मेरे कई दोस्त भी जिन्होंने इंटरव्यू किया था, तो वो कई बार काफ़ी डिफ़र कर जाता है। कई बार डैफ बेस्ड होता है, जो आपका डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसी पर बेस्ड होता है, कई बार बिल्कुल उससे बाहर होता है, सिर्फ करंट अफेयर्स पर होता है। तो मेरा पर्सनली मैं थोड़ी नाखुश थी इंटरव्यू के बाद, क्योंकि मुझे लगा था कि थोड़ा और कॉन्वर्सेशनल अगर हो पाता, अगर ज़्यादा किसी ओपिनियन बेस्ड पर बात हो पाती तो शायद बेहतर होता। मेरा थोड़ा फैक्चुअल बेस्ड मुझे लगा था क्वेश्चन, जो हिस्ट्री पर काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो मुझे हिस्ट्री के रिगार्डिंग एक तो जनरल कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे कि डू यू थिंक हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, पूछा गया था चंपारण सत्याग्रह के बारे में, लिच्छवीज़ और मौर्याज़ के बारे में। फिर मुझे एक कंटिन्यूस वॉयज रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ल्ड वॉर, फिर लॉर्ड मेयो का असैसिनेशन, एक 1812 के वॉर के बारे में। तो काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चंस कुछ पूछे गए थे। उसके अलावा गवर्नेंस पर क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो हमारा SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उस पर पूछे गए थे। मेरा स्कूल जो है सरदार पटेल विद्यालय, मेरी हॉबीज़, तो ऐसा काफ़ी वेरीड सा एक था पूरा इंटरव्यू। कई बार बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो हम पढ़ते हैं, जो सिलेबस में होते हैं, जनरल स्टडीज़ के सिलेबस में 1 2 3 पेपर्स में होते हैं, वो आपको 11th-12th की किताबें पढ़नी पड़ती हैं, चाहे वो ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो। तो ये वाली आपको किताबें पढ़नी पड़ती हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि शायद हेल्प करता है आर्ट्स का सब्जेक्ट, पर ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे इंजीनियर्स, बहुत सारे साइंस बैकग्राउंड के सब्जेक्ट के लोग हमेशा टॉपर्स रहे हैं यूपीएससी में। तो आई थिंक अपने इंटरेस्ट बेस्ड चीज़ें रखनी चाहिए 11th-12th में भी, और उसके आगे भी। लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑप्शनल लेकर भी निकालते हैं, और सोशियोलॉजी ऑप्शनल लेकर भी निकालते हैं। तो पर्सन टू पर्सन और इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। मैं बिजनौर से हूँ, बट मेरी मम्मी बुलंदशहर से हैं, पापा बिजनौर से हैं, बाकी फैमिली बिजनौर मुरादाबाद में ही रहती है। मेरी स्कूलिंग दिल्ली में हुई है। मैं आई वॉज बॉर्न हियर।